ट्रंप के झूठ से लेकर कुमारस्वामी के पूर्व सीएम बनने तक पूरी कहानी। और क्या अब नहीं मिलेगा आरटीआई का जवाब? इस सवाल का भी मिलेगा जवाब। 9:30 बजे आपको दिखाएंगे कैसे बॉर्डर पर बगैर बम तबाही मची हुई माल था। ट्रंप के झूठ से लेकर कुमारस्वामी के पूर्व सीएम बनने तक पूरी कहानी। और क्या अब नहीं मिलेगा आरटीआई का जवाब? इस सवाल का भी मिलेगा जवाब। 9:30 बजे आपको दिखाएंगे कैसे बॉर्डर पर बगैर बम तबाही मची हुई है और पाकिस्तान के आसमान से कौन सा नया खतरा आ रहा है। लेकिन शुरुआत टॉप 20 के साथ। 15 दिन के सियासी ड्रामे के बाद आखिरकार गिर गई कुमारस्वामी सरकार। 6 वोटों से हारी विश्वास मत केवल 99 वोट ही जुटा पाई। कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद अब कर्नाटक में बीजेपी बनाएगी सरकार। राज्यपाल अब येदियुरप्पा को दे सकते हैं मौका। राजभवन पर टिकी निगाहें। वोटिंग में कुमारस्वामी सरकार के हारने के बाद सदन में बीजेपी नेताओं के चेहरे खिले। येदियुरप्पा समेत बीजेपी नेताओं ने विक्ट्री साइन बनाकर जाहिर की खुशी। कर्नाटक में बीजेपी समर्थकों का जश्न शुरू। बीजेपी दफ्तर से लेकर सड़कों तक उत्साह में कार्यकर्ता, नेताओं के चेहरे पर खुशी। कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम कुमारस्वामी ने दिया भावुक भाषण। कर्नाटक की जनता से मांगी माफी, कहा परिस्थितियों से करूंगा डटकर मुकाबला। ट्रंप के बयान पर भारत की प्रतिक्रिया से बौखलाए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान। ट्वीट कर लिखा, हैरान हूं, ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। बच्चे के साथ खेलते हुए पीएम मोदी की तस्वीर हुई इंटरनेट पर वायरल। मोदी ने सांसद सत्यनारायण जटिया की पोती के साथ तस्वीर फेसबुक पर की थी शेयर। एनआरसी पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त तक बढ़ाई डेडलाइन। कोऑर्डिनेटर को फाइनल लिस्ट तैयार करने के लिए दिया गया वक्त। केंद्र ने की थी कोर्ट से डेडलाइन बढ़ाने की मांग। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने सीएम योगी को लिखा खत। आजम खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देश। आजम पर यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीन के अवैध कब्जे का है आरोप। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाढ़ प्रभावित पटियाला और संगरूर इलाकों का किया दौरा। घग्घर नदी का बांध टूटने से बिगड़े हालात, सैकड़ों हुए बेघर। शहीद औरंगजेब के दोनों छोटे भाई सेना में भर्ती, कहा भाई की शहादत का लेंगे बदला। पिछले साल 14 जून को जवान औरंगजेब की आतंकवादियों ने अपहरण कर की थी हत्या। ओडिशा विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा। स्पीकर के आसन के पास पहुंचे कांग्रेस बीजेपी के विधायक। विधानसभा के अंदर हुई नारेबाजी। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप अब शिव के अवतार में आएंगे नजर। सावन में शिव अवतार में दिखे तेज प्रताप, वीडियो वायरल। कई बड़े नेताओं की सुरक्षा में कटौती। लालू, रूडी, चिराग पासवान समेत 15 नेताओं की घटी सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने समीक्षा के बाद दिए आदेश। महाराष्ट्र के भिवंडी में केमिकल गोडाउन में लगी भीषण आग। पास के दूसरे गोडाउन भी आए चपेट में। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी। यूपी के शामली में पिटाई की लाइव तस्वीरें आई सामने। पार्षद और उसके समर्थकों ने बीडीओ को जमकर पीटा। पार्षद की कार और बीडीओ की स्कूटी के बीच टक्कर के बाद हुआ था विवाद। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम से मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बदसलूकी। इंसुलिन के डिब्बे ले जा रहे अकरम को सिक्योरिटी अधिकारियों ने रोका। अधिकारियों की बदसलूकी से नाराज हुए अकरम। थेरेसा मे की जगह बोरिस जॉनसन होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। बुधवार को संभालेंगे पद। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के लिए हुए चुनाव में जेरेमी हंट को दी मात। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कप्तान कोहली टॉप पर बरकरार, तो केन विलियमसन को मिला दूसरा स्थान। वहीं चेतेश्वर पुजारा तीसरे नंबर पर काबिज। सुपरस्टार सलमान खान अपनी मां सलमा खान के साथ एक वीडियो में डांस करते आए नजर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अब तक 24 लाख से ज्यादा बार देखा गया। खबर की खबर ये कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आज वैसे तो मंगलवार था, लेकिन दिन भर 3 खबरें गोल घूमती रहीं। अमेरिका से लेकर दिल्ली तक, कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक गोलमाल दिखाई दिया। ट्रंप की बयानबाजी से कुमारस्वामी के इस्तीफे तक सब गोलमाल था। संसद में ट्रंप के कश्मीर पर मध्यस्थता वाले झूठ पर बवाल हुआ।
तो कर्नाटक विधानसभा में कुमारस्वामी सरकार का नाटक भी चलता रहा, लेकिन दिन ढलते ढलते तस्वीर साफ हो गई और शुरुआत कर्नाटक से ही करते हैं। पिछले कई हफ्तों से चल रही महाभारत अब थम गई है। कुमारस्वामी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और औंधे मुंह गिर गई। कर्नाटक लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाया गया, आने वाले दिनों में डर है कहीं इसी तरह दूसरे राज्यों में तस्वीर सामने न आने लगे। खैर, 15 दिन से चला रहा कर्नाटक और उसके नाटक का पटाक्षेप हुआ, जिसमें 105 के मुकाबले 99 वोटों से कुमारस्वामी की सरकार गिरी। अब येदियुरप्पा का सीएम बनने का रास्ता साफ है। आपको 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर विश्वास मत के फौरन बाद की, दूसरी जेडीएस कांग्रेस की सरकार गिरी उस समय की येदियुरप्पा के चेहरे की खुशी देखने लायक है। उन्होंने जीत के बाद विक्ट्री सिंबल भी बनाया और उनके समर्थक विधायक नारेबाजी करने लगे। समर्थकों में खुशी की जबरदस्त लहर देखी गई, पटाखे जलाकर खुशियां जाहिर की गई। दूसरी तस्वीर में विधानसभा में विश्वास मत के दौरान एक एक करके विधायकों की गिनती जब हो रही थी, स्पीकर ने विश्वास मत के रिजल्ट का ऐलान किया। और तीसरी मायूस कुमारस्वामी की तस्वीर। अब कुमारस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वैसे भी कुमारस्वामी ने विश्वास मत के दौरान अपने भाषण में कहा था, मैं एक्सीडेंटल सीएम हूं। विश्वास मत के बाद एक और तस्वीर देखने को मिली। अंदर विधायकों का गुणा भाग चल रहा था और बाहर येदियुरप्पा आए तो अपने कागज पर भी गुणा भाग लगाते नजर आए। हो सकता है येदियुरप्पा अब ये हिसाब लगा रहे हों कि किसको किसको मंत्री बनाना है, क्योंकि जिस जोड़ तोड़ से येदियुरप्पा सरकार गिराने में कामयाब हुए हैं, उस हिसाब से साथ देने वाले विधायकों में से मंत्रियों को चुनना एक चैलेंज साबित होने जा रहा है। इंडिया न्यूज के पास कुमारस्वामी का इस्तीफा था। इंडिया न्यूज के पास इस्तीफे की कॉपी पहले ही पहुंच गई थी। येदियुरप्पा ने राज्यपाल को इस्तीफा, कुमारस्वामी ने इस्तीफा सौंपा और कुमारस्वामी के इस्तीफे की कॉपी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और हालांकि कुमारस्वामी ने पहले एक उनके इस्तीफे की जो कॉपी वायरल हुई थी उसको लेकर ये कहा, न जाने कौन मेरे सिग्नेचर करके वक्त से पहले चीजों का मजाक उड़ाना चाह रहा है। लेकिन इस वक्त जो देख रहे हैं आप, वो एचडी कुमारस्वामी के इस्तीफे की कॉपी है, जो इस वक्त आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सिर्फ इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव नजर आ रही है। येदियुरप्पा ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और इसके बाद येदियुरप्पा नए सीएम की शपथ लेने पहुंचेंगे। वैसे भी बीजेपी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, लेकिन बहुमत से दूर थी। ऐसे में कांग्रेस के समर्थन से कुमारस्वामी ने सरकार बना ली थी, लेकिन 14 महीने के भीतर सरकार गिर गई। और वैसे भी बीच बीच में कुमारस्वामी के ऐसे बयान आए जिनसे लगता था कि वो सिर्फ डमी सीएम बनकर रह गए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि येदियुरप्पा सरकार कैसे चलाते हैं, क्योंकि चुनौती उनके लिए भी कम नहीं है। गिर गई कर्नाटक की सरकार, खत्म हुआ कर्नाटक का ड्रामा, कर्नाटक के नाटक का दिन। सदन में औंधे मुंह गिरी कुमारस्वामी सरकार, येदियुरप्पा के सिर सजेगा ताज। ನಾವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನಃ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವವರ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के इस ऐलान के साथ कर्नाटक में पिछले 15 दिनों से चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत हो गया। 14 महीने पुरानी कुमारस्वामी सरकार पूरे दांव पेच लगाने के बाद भी फ्लोर टेस्ट में फेल हो गई और कुमारस्वामी और उनके साथियों को बेआबरू होकर सदन से जाना पड़ा। सदन में हुए विश्वास मत में कांग्रेस जेडीएस सरकार को सिर्फ 99 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ 105 वोट पड़े। वोटिंग से पहले सदन में सभी पार्टियों के विधायकों की गिनती की गई ताकि कोई गड़बड़ न हो। विधानसभा के दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे। वोटिंग के बाद कुमारस्वामी बेहद उदास नजर आए। वैसे वोटिंग से पहले ही कुमारस्वामी ने ऐलान कर दिया था कि वो जनता से माफी मांगते हैं और जेब में इस्तीफा लेकर घूम रहे हैं। ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2008ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದೆ 2008ರಿಂದ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂತಹ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಹೆಸರಿನ ರಾಜಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವುಗಳೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. इस्तीफा ये वो शब्द है जिसे बीजेपी कई दिनों से सुनना चाह रही थी।
आखिरकार कांग्रेस जेडीएस सरकार औंधे मुंह गिर पड़ी। Sir, very unfortunate. येदियुरप्पा की तो बल्ले बल्ले हो गई। कुमारस्वामी सरकार गिरने से बीजेपी का जोश हाई है। सदन में भी येदियुरप्पा विधायकों ने विक्ट्री साइन दिखाकर ये संदेश भी दे दिया कि अब सूबे में आगे क्या होने वाला है। कुल मिलाकर कुमारस्वामी की जैसी एंट्री हुई थी वैसे ही विदाई भी हो गई। कर्नाटक के सियासी ड्रामे की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुमारस्वामी सरकार के गिरते ही भारतीय जनता पार्टी में जश्न था। कुमारस्वामी की विदाई बीजेपी के लिए गुड न्यूज बनकर आई। बीजेपी का ऑपरेशन कमल कामयाब रहा और अब येदियुरप्पा के सिर में फिर से आपको ताज देखने को मिलेगा। सदन में वोटिंग करते वक्त एक एक विधायक गिना गया। नंबर गेम में कांग्रेस जेडीएस सरकार फंस गई। महज 14 महीने में कर्नाटक में ये जो सरकार बनी थी उसको अपनी इतिश्री देखनी पड़ गई। तो ये था गोलमाल नंबर 1। अब गोलमाल नंबर 2। अमेरिका से दिल्ली तक भी आज खबरें गोल गोल घूमती रहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी का नाम लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से झूठ बोला। कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही, लेकिन जैसे ही ये गोलमोल खबर हिंदुस्तान तक पहुंची सरकार ने ट्रंप को झूठा बता दिया। मगर विपक्ष पीएम मोदी से जवाब पर अड़ गया। संसद में जमकर हंगामा हुआ। बवाल बढ़ा तो रिकॉर्ड भी खंगाले जाने लगे और हर रिकॉर्ड ट्रंप के झूठ का सबूत बनता गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने सर झुका दिया। ये हम सबके लिए शर्मिंदा की बात है। सर, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री आए, उनका बयान पेश करें। गंभीर मुद्दा है। हिंदुस्तान सर झुका नहीं सकते किसी के सामने। एक इंटरनेशनल झूठ से हिंदुस्तान में हंगामा मचा है। वो झूठ जो वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान से बोला। वो झूठ जो ट्रंप ने पीएम मोदी का नाम लेकर बोला, जिसे लेकर विपक्ष संसद में सरकार पर कूद पड़ा और विदेश मंत्री सफाई पर सफाई देते रहे। लेकिन कहते हैं कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, लिहाजा देर सवेर सच अपना सबूत खुद दे ही देता है। मगर पहले सुनिए कि ट्रंप ने कब और क्या झूठ बोला। असल में सोमवार को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान मुलाकात के बाद प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान कश्मीर पर एक पत्रकार के सवाल पर इमरान ने ट्रंप से कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की अपील कर डाली, जिस पर ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते पहले पीएम मोदी ने भी उनसे यही अपील की थी। Issue of Kashmir, and I feel that only the most powerful state headed by President Trump can bring the two countries together. From my point, I can tell you, we have tried our best. We've made all overtures to India to start dialogue, resolve our differences through dialogue. But unfortunately, we haven't made headways as yet. But I'm hoping that President Trump would push this process. So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir," because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. इस बयान के कुछ मिनट बाद रात में ही विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर ट्रंप के बयान को झूठ करार दे दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा, हमने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रेस को दिए उस बयान को देखा है, जिसमें उन्होंने कहा यदि भारत और पाकिस्तान अनुरोध करते हैं तो वो कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से इस तरह का कोई अनुरोध नहीं किया है। मगर सुबह होते होते बवाल बढ़ता चला गया और संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष हंगामा करने लगा। राज्यसभा से लेकर लोकसभा में पीएम मोदी से जवाब की मांग होने लगी। पूछा जाने लगा कि सरकार ने कश्मीर पर शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र से इतर अपनी नीति कब बदली। हिंदुस्तान की सरकार अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने सर झुका दिया। ये हम सबके लिए शर्मिंदा की बात है। हम तो काफी विरोध करते हैं और हम चाहते हैं
प्रधानमंत्री आए सदन में और उनका बयान पेश करे। सर हम चाहते हैं प्रधानमंत्री आए उनका बयान पेश करे। गंभीर मुद्दा है। हिंदुस्तान सर झुका नहीं सकते किसी के सामने। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया है, खासतौर पर ट्रंप ने, इसको लेकर आपने हमने कहा है प्रधानमंत्री आके स्पष्टीकरण देते हैं। और खासतौर पर आपको लगता है कि फॉरेन सेक्रेटरी की जिस तरीके इसमें कोई बात नहीं, देखिए ये फॉरेन सेक्रेटरी की बात नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहा है और कि भारत के प्रधानमंत्री ने मुझसे आग्रह किया है और मैं इसको स्वीकार करता हूं अगर पाकिस्तान भी उसमें तैयार है। हंगामा तेज हुआ तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहा है और कि भारत के प्रधानमंत्री ने मुझसे आग्रह किया है और मैं इसको स्वीकार करता हूं अगर पाकिस्तान भी उसमें तैयार है। हंगामा तेज हुआ तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों सदनों में सफाई दी और स्पष्ट किया कि न तो भारत कश्मीर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कबूल करेगा, न ही पीएम मोदी ने कभी भी ट्रंप से मध्यस्थता की कोई बात की है। We heard remarks by President Donald Trump in a meeting with Prime Minister Imran Khan of Pakistan to the press that he is ready to mediate if requested by India and Pakistan on Kashmir issue. I would like to categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. मगर बार बार सरकार के स्पष्टीकरण के बावजूद विपक्ष की मांग ये थी कि चूंकि ट्रंप ने पीएम मोदी का नाम लिया है, लिहाजा जवाब मोदी को ही देना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या विपक्ष को मोदी से ज्यादा ट्रंप की बातों पर भरोसा है? विदेश मंत्री ने उस पर बहुत स्पष्ट और बहुत साफ तरीके से भारत की स्थिति को स्पष्ट किया और साफ तौर से कहा कि किसी भी रूप में किसी भी हाल में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को स्वीकार नहीं है। इससे ज्यादा स्पष्ट भारत का रुख हो नहीं सकता। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री सवाल करें, प्रधानमंत्री जवाब दें, ये शुद्ध रूप से अहंकार है और इस अहंकार का हिसाब किताब जनता ने इनको बार बार करके दिखाया है और हर बार जो है ये मुंह की खाना इनको पड़ता है। हमारी तो कांग्रेस पार्टी से और भी साथियों से यही अपील है, यही कि ये जैसा कि खुद चेयरमैन साहब ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस राष्ट्रीय महत्व से जुड़े हुए मुद्दे पर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, बहुत भारी पड़ेगा। ट्रंप जिस अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत के साथ उसके रिश्ते दिखते तो हमेशा अच्छे हैं, मगर अमेरिका उस रिश्ते को हमेशा नफा नुकसान के हिसाब से तोलता है। उसी आधार पर वो कभी पाकिस्तान का मददगार बन जाता है तो कभी पाक को आंखें दिखाकर भारत का हमदर्द। और डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे शख्स हैं जिनकी बातों पर उनके देश ने ही यकीन करना छोड़ दिया है। कुछ दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप के बड़े बड़े दावों की पड़ताल शुरू की थी, जिसके नतीजे जानकर आप चौंक जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने 827 दिन में 10,000 बार झूठ बोला, जिसमें से पहले 5,000 झूठ ट्रंप ने 601 दिन में बोले और अगले 5,000 झूठ सिर्फ 226 दिनों में। रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज औसतन 23 झूठ बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, मगर इसी साल 25 से 27 अप्रैल के बीच उन्होंने ट्विटर पर 131 बार झूठ का रिकॉर्ड ही बना डाला। ट्रंप का झूठ वॉशिंगटन पोस्ट की फैक्ट चेकिंग से पकड़ा गया। सवाल है कि क्या ट्रंप झूठ बोलने की लत के शिकार हो गए और क्या ऐसे रिपोर्ट कार्ड के बाद भी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर भरोसा करना चाहिए? और खबर की खबर में अब तीसरा गोलमाल। 2005 में एक कानून आया था जिसका नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। नाम के इस कानून से कई घोटालों का पर्दाफाश हुआ। RTI नाम के इस कानून से सरकार में जवाबदेही आई, जनता जागरूक हुई, लेकिन अब इस RTI कानून पर भी चीजें गोलमाल नजर आ रही हैं। सरकार ने पुराने RTI एक्ट में बदलाव किया है जिस पर खूब हल्ला मचा हुआ है। विपक्ष कह रहा है सरकार सूचना आयोग को पंगु बनाना चाहती है। RTI एक्ट में संशोधन बिल लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। क्या अब नहीं मिलेगा RTI का जवाब? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019 के संशोधन विधेयक पर विचार किया जाए। क्या आपका सूचना का अधिकार छीना जा रहा है? अधिकार मिलेगा सरकार को नियम निर्धारित करने का, टू फ्रेम द रूल्स। क्या अब स्वतंत्र नहीं रहेंगे सूचना आयोग?
One day they will find themselves on this side of the house and they will regret that they have destroyed the autonomy and independence of the RTI. क्या सरकार ने आरटीआई एक्ट को कमजोर कर दिया? Would affect the way the right to information is enforced. आरटीआई एक्ट में संशोधन पर बवाल क्यों? क्यों रहे मुझसे? खड़े हो जाइए, हम बैठते हैं। बोलिए, मैं यील्ड करता हूं, बोलिए ना। इस पर तो आप मत बोलिए, आप पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं। सूचना के अधिकार पर बड़ा संकट आ गया। आखिर ना आप लॉ कमीशन को मानते, ना आप आइन को मानते, आप मानते हैं तो सिर्फ अपनी मर्जी को। इसलिए मैडम, मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार ने आम आदमी को सरकार से सवाल पूछने का हक देने वाले आरटीआई एक्ट में बदलाव किया है। लोकसभा ने सोमवार को सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। इसके बाद से ही विपक्ष ने सरकार पर आरोपों की बमबारी कर दी। कोई कह रहा है कि सरकार आरटीआई एक्ट को खत्म करने जा रही है, तो कोई कह रहा है कि ये बदलाव आरटीआई एक्ट को कमजोर करने वाला है। संसद से सड़क तक हंगामा मचा है। The ruling party, the BJP, has 303 MPs in this house. 303 has many connotations. IPC 303. Many lawyers know here it refers to the death sentence. I do hope the government will not use their 303 to give a death sentence to the spirit of RTI. विपक्ष ने हंगामा किया, आरटीआई एक्ट के कमजोर होने की दुहाई दी, लेकिन सरकार मन बना चुकी थी। लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद सत्ताधारी पार्टी के हैं, इसलिए निचले सदन से बिल पास कर दिया गया। लेकिन नए बिल में ऐसा है क्या जिस पर बवाल मचा हुआ है? नए बिल में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की सैलरी, कार्यकाल और सेवा संबंधी शर्तों का निर्धारण करेगी। पुराने आरटीआई एक्ट के मुताबिक केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल या 65 साल की आयु तक निर्धारित किया गया है। साथ ही राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर भी यही नियम लागू होता है। लेकिन मोदी सरकार का प्रस्ताव है कि अब नियुक्तियां और कार्यकाल का फैसला केंद्र सरकार करेगी, यानी कौन सूचना आयुक्त बनेगा और वो कितने समय तक रहेगा, इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी। साथ ही उनकी सैलरी बढ़ाने या घटाने और सेवा संबंधी शर्तें लगाने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास होगा। अब विरोधी कह रहे हैं कि ये सूचना आयोग की स्वायत्तता पर न सिर्फ हमला है, बल्कि उसे कंट्रोल करने का तरीका भी है। विपक्ष के मुताबिक सरकार किसी को नियुक्त और सैलरी बढ़ाने का लालच देकर मन माफिक काम करवा सकती है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने बयान जारी किया है। ये साफ है कि मौजूदा सरकार सूचना के अधिकार को एक बाधा मानती है और इसलिए उसे खत्म करने पर आमादा है। केंद्रीय सूचना आयोग, जिसे केंद्रीय चुनाव आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरह स्वायत्ता है, उसे कमजोर करने के लिए सरकार अपने बहुमत का दुरुपयोग कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी आरटीआई एक्ट में संशोधन का कड़ा विरोध किया। They constitute a deliberate architectural change to roll back the gains of the RTI, restrict its independence, and regressively enforce power equations. The Commission, which under the law of 2005 had status, independence, and authority, will now function like a department of the central government and be subject to the same hierarchy as the government departments and same demands for obedience of the Prime Minister's office. I urge the government not to assume they will be in power forever. One day they will find themselves on this side of the house and they will regret that they have destroyed. AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल का विरोध किया, लेकिन वो विरोध करने उठे तो गिरिराज सिंह हल्ला करने लगे। क्या आप कुछ बोलिए ना, खड़े रह के बोलिए। अरे गिरिराज जी, खड़े रह के बोलिए ना, डर क्यों रहे मुझसे? खड़े हो जाइए, हम बैठते हैं। बोलिए, मैं यील्ड करता हूं, बोलिए ना। इस पर तो आप मत बोलिए, आप पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं। मोहतरम स्पीकर, चेयरमैन साहिबा, इस आरटीआई का प्रियम्बल क्या है? आरटीआई का प्रियम्बल कहता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, उर्दू में उसको कहेंगे शफाफियत और एहतसाब। क्या शफाफियत और एहतसाब इससे आप हासिल कर रहे हैं सर? मुझे तो नजर नहीं आता आप शफाफियत और एहतसाब हासिल कर रहे हैं। विपक्ष अपनी दलील दे रहा है, लेकिन सरकार का मानना है कि इस संशोधन से आरटीआई एक्ट कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हुआ है। इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के समय ही ये निवेदन रखा गया था कि जो मूल भाव है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, उसके साथ कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ये जो यदि कोई किसी तरह की ये धारणा है या इस तरह का गलतफहमी है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को कमजोर किया जा रहा है,
या उसकी स्वायत्तता पर कोई प्रतिकूल असर पड़ रहा है तो ये निराधार है। सरकार अपना बचाव कर रही है, लेकिन नेताओं से लेकर आरटीआई एक्सपर्ट तक इस संशोधन का कड़ा विरोध कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि नए आरटीआई बिल में सब कुछ गोलमाल है। पहला गोलमाल तो यह कहा जा रहा है कि सूचना आयुक्त की सैलरी सरकार तय करेगी, और दूसरा यह कि उनका कार्यकाल भी सरकार तय करेगी, तीसरा यह कि सेवा संबंधी शर्तें भी सरकार ही लगाएगी। यानी कुल मिलाकर मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त सरकार पर बहुत हद तक निर्भर हो जाएंगे। विपक्ष भी यही कह रहा है कि ऐसे तो सरकार किसी को लालच देकर या किसी पर दबाव बनाकर अपनी मर्जी से काम करवाएगी। यहां आपको यह भी जान लेना चाहिए कि सूचना आयुक्तों की सैलरी कैसे तय होती है। आरटीआई अधिनियम की धारा 13 में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकालों और सेवा शर्तों का उपबंध लिखा गया है। मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। लेकिन अब मोदी सरकार कह रही है कि यह सब हम तय करेंगे, और विपक्ष कह रहा है कि सरकार सब गोलमाल करने की तैयारी में लगी हुई है। आरटीआई एक्ट 2005 के दौरान सरकारी दफ्तरों और मंत्रालयों से जुड़ी सूचनाओं की जानकारी मांगी जा सकती है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से आरटीआई एक्ट लागू हुआ तब से सरकार की जवाबदेही बढ़ी और लोगों में भी जागरूकता आई। लेकिन पिछले दिनों आरटीआई में जो जानकारियां मांगी गईं, उस पर सरकार ने गोलमोल जवाब दिया है। यूं तो आरटीआई एक्ट के जरिए सरकारी दफ्तरों, मंत्रालयों और सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों की सूचनाएं मांगी जाती हैं, लेकिन आरटीआई ने कई बार मोदी सरकार को पशुपेश में भी डाल दिया। जनवरी 2017 में पीएम मोदी की डिग्री पर छिड़े विवाद में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिग्री सार्वजनिक करने से मना कर दिया था, तो सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने डिग्री सार्वजनिक करने का फैसला सुना दिया था। हालांकि बाद में श्रीधर से एचआरडी का जिम्मा छीन लिया गया था और डिग्री सार्वजनिक नहीं हुई। आरटीआई में जब सरकारी बैंकों के एनपीए की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की गई, तो आरबीआई ने गोपनीयता का हवाला देकर मना कर दिया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। नवंबर 2016 में जब मोदी सरकार ने नोटबंदी लागू की थी, तो बाद में किसी ने आरटीआई के तहत आरबीआई से जानकारी मांग ली कि कितने नोट वापस आए और कितना काला धन पकड़ा गया, लेकिन आरबीआई ने यहां भी गोपनीयता का हवाला दे दिया। राफेल डील में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगने के बाद आरटीआई के तहत डील से जुड़ी जानकारियां मांगी गईं, लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर जानकारी सार्वजनिक करने से मना कर दिया। सरकार ने इन मामलों की जानकारी तो नहीं दी, लेकिन आरटीआई से कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश जरूर हुआ है। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में घोटाला, अरबपति अनिल अग्रवाल का ओडिशा में विश्वविद्यालय विवाद, असम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार, टॉयलेट निर्माण में घोटाला और मनरेगा में अनियमितता। दलील यह है कि अब पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है, लिहाजा आरटीआई जैसे इंस्ट्रूमेंट की उतनी तीखी धार की आवश्यकता नहीं है, और उधर विपक्ष कह रहा है कि ये गोलमाल है। खबर की खबर, एक छोटा सा ब्रेक। एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान की टिड्डी स्ट्राइक। टिड्डों के सहारे पाकिस्तान का टेरर अटैक। बॉर्डर पर हवा से टिड्डों का गैंग घुस आया। एक साथ हजारों टिड्डों का आतंक। हरे पीले और मटमैले टिड्डे जब एक साथ आते हैं तो पल में सारी फसल चट कर जाते हैं। इस बार ये कहर बॉर्डर के नजदीक वाले इलाकों पर टूट रहा है। खासतौर से राजस्थान और गुजरात के सरहद वाले इलाकों में टिड्डों के आतंक का खौफ है, क्योंकि वो जब भी आते हैं एक बड़े गैंग के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं।
हिंदुस्तान में पाकिस्तान से आए इस खतरे का पूरा विश्लेषण दिखाएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं हिंदुस्तान में किस किस हिस्से में ये तबाही मचाने की फिराक है। खासतौर से बॉर्डर के पास वाले इलाके टिड्डी स्ट्राइक से परेशान हैं। राजस्थान और गुजरात के सरहद वाले इलाके में आतंक है। पूरी फसल एक बार में चट कर जाते हैं ये पाकिस्तानी टिड्डे। सरहद के पास वाले गांव में लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि टिड्डे एक फौज की तरह आते हैं और कुछ ही मिनटों में सैकड़ों हेक्टेयर फसल को चबा डालते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और गुजरात के बनासकांठा में फिलहाल टिड्डियों के हमले का खतरा है। सबसे पहले आपको राजस्थान की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां टिड्डों ने पूरे 26 साल बाद अटैक किया है। कृषि विभाग की टीम बॉर्डर के पास के इलाकों में टिड्डों को ढूंढ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत सरकार को टिड्डों के हमले का अलर्ट जारी किया हुआ है। पाकिस्तान की ओर से खाजूवाला क्षेत्र में करोड़ों की संख्या में टिड्डियों की मूवमेंट को लेकर जारी है अलर्ट। खाजूवाला इलाके में टिड्डी गैंग आने की आशंका है। अभी तक इस इलाके में टिड्डी गैंग का हमला नहीं हुआ है। दिन के समय टिड्डियां छिपी हुई अवस्था में मिलती है और शाम को जब वो उड़कर किसी खेत में पाई जाती है तो हम किसानों ये आग्रह करते हैं कि वो किसी टिड्डी दल को उड़ाए ना और हमें सूचित करें, जिससे कि हम सुबह 5 बजे के टाइम इनको कंट्रोल कर सके। टिड्डी दल के लिए हमने 3 PWM और 24 BD 28 BD वगैरह क्षेत्रों में हमने निरीक्षण किया। इसमें टिड्डी की कुछ छितराई व्यवस्था में टिड्डियां पाई और उनके लिए हमने स्प्रे करवाया, जिससे अभी रोकथाम के स्तर पर है। और सभी किसानों से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि जैसे ही टिड्डी मिले आप उनके लिए हमें सूचित करें और अपने स्तर पर भी रोकथाम के लिए प्रयास करें। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से भारत सरकार को जो अलर्ट जारी हुआ है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से करोड़ों की संख्या में टिड्डी दल भारत सीमा की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली कंट्रोल रूम के द्वारा कृषि विभाग को सीमांत गाँव में निगरानी रखने का अलर्ट जारी किया गया है। टिड्डी दल के अलर्ट को लेकर कृषि विभाग के अधिकारी खाजूवाला में डेरा जमाए हुए हैं। विभाग के द्वारा 28 BD, 38 KYD, बेरियावाली, KYM, 1 पावली, 3 पावली, 24 BD, कालूवाला गांव में निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक इलाके में अभी तक ज्यादा संख्या में टिड्डी दल नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से मिले अलर्ट के बाद कृषि विभाग पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। जो बॉर्डर के लगते एरिए हैं उनसे हमें ये भारत सरकार से जो निर्देश मिला है, कृषि विभाग से हमें सूचना है कि आप बॉर्डर एरिया में लगातार निगरानी रखें। पाकिस्तान की तरफ से दल आ सकता है, इसलिए अभी अलर्ट के बाद हाल फिलहाल छितराई हुई अवस्था में टिड्डियां हैं। कोई बड़ा दल हमें प्राप्त नहीं हुआ। अकेले राजस्थान ही नहीं, गुजरात में भी छोटे टिड्डों ने आतंक मचाया हुआ है। गुजरात का बनासकांठा जिला पाकिस्तान से सटा हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान के टिड्डे यहाँ भी आसानी से पहुँच रहे हैं। सरहदी जिलों में पाकिस्तान से आने वाले टिड्डों के कारण किसानों की फसल तबाह होती है। हजारों की तादाद में आने वाले टिड्डे जब किसानों की फसल पर बैठते हैं तो फसल को कुछ ही मिनटों में स्वाह कर डालते हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में टिड्डे ईरान से आए हैं और अब ये गुजरात में पाकिस्तान से आए हैं। इनकी वजह से गुजरात के किसान परेशान हैं। हमारा जो एरिया है वो पाकिस्तान से एकदम से सटा हुआ है और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान से जो टिड्डे आए हैं उनके लिए हमारे पाक में बहुत नुकसान हुआ है और नुकसान की वजह से यहाँ पे कृषि मंत्री ने यहाँ पे दौरा किया था और उन्होंने यहाँ पे टिड्डे से बचने के लिए पूरी सहायता करने का यहाँ पे आश्वासन दिया हुआ है। टिड्डों की वजह से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे गुजरात सरकार चौकन्नी हो गई है। अब इनसे निपटने के लिए दवाएं छिड़की जा रही हैं, लेकिन इन टिड्डों से निजात नहीं मिल रही। संयुक्त राष्ट्र के कृषि संगठन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यमन और ईरान में बड़ी संख्या में टिड्डियों के झुंड देखे गए हैं। इन टिड्डियों ने वहां बड़ी संख्या में अंडे दिए। इनसे बच्चे निकलते ही ये झुंड आगे बढ़ना शुरू होंगे। इन टिड्डियों के पाकिस्तान होते हुए भारत आने की संभावना है। टिड्डियों का दल हजारों की संख्या में किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है। ये जहां भी जाते हैं वहां पेड़ पौधों के हरे पत्ते चट कर जाते हैं। हजारों की संख्या में टिड्डियां अपने वजन से कहीं अधिक भोजन करती हैं। ऐसे में देखते ही देखते हरियाली पूरी तरह से गायब हो जाती है। यानी पाकिस्तान की नजर भारत की फसलों पर है। उन पर टिड्डी अटैक कराकर भारत पर अन्न संकट कराने की फिराक पे है पाकिस्तान।
इधर से जज्बे देखिए आप। शहीद औरंगजेब की शहादत का बदला लेने मैदान में उतर चुके हैं उसके दो भाई। पिछले साल कश्मीर में आतंकियों ने राइफलमैन औरंगजेब की अगवा कर हत्या कर दी थी और उसके दो भाई तारिक और शब्बीर अब सेना में शामिल हो गए हैं, जो आतंकियों से भाई की शहादत का बदला लेने के लिए बेताब हैं। एक बेटे की शहादत के बाद अब दो बेटों को दिलाई सबसे बड़ी शपथ। एक भाई की शहादत का बदला लेंगे दो भाई। भाइयों ने खाई शहीद औरंगजेब की कसम। सेना की वर्दी में खड़े बेटे की टोपी ठीक करते मोहम्मद हनीफ के जज्बे को सलाम कीजिए। देश के लिए जान कुर्बान करने के इनके हौसले को सलाम कीजिए, जिन्होंने आतंकियों के हाथों अपने एक बेटे की शहादत के बाद जो कहा था उसे पूरा किया। मोहम्मद हनीफ शहीद औरंगजेब के पिता हैं। सेना के वही शहीद राइफलमैन औरंगजेब जिन्हें पिछले साल 14 जून को आतंकियों ने पुलवामा से तब अगवा कर लिया था जब वो ईद मनाने रजौरी से अपने गांव मेंढर जा रहे थे और फिर उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तभी मोहम्मद हनीफ ने कहा था कि एक बेटा शहीद हुआ तो क्या हुआ, मैं खुद अपने बाकी बेटों के साथ आतंकियों के खिलाफ लड़ने को तैयार हूं। इन्होंने मेरे बेटे को मैं उनसे खुद लड़ूं और उसका बदला लड़ा। कितना जज्बा है आपके अंदर? वो बिल्कुल है जी। लेकिन मैं क्योंकि मेरे पास इतनी वो गन नहीं है, मेरे पास वो ताकत कमजोर हो चुकी है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आज भी मैं इन दुश्मनों से लड़ूं और देश के लिए मैं जान दे दूं। सबसे बड़ी बात यह है। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के पूर्व सिपाही मोहम्मद हनीफ के दो बेटे मोहम्मद तारिक और मोहम्मद शब्बीर अब सेना में भर्ती हुए हैं। दोनों ने रजौरी में परेड में हिस्सा लिया। तारिक ने कहा कि भाई की तरह हर मोर्चे पर बहादुरी से लड़ूंगा, तो शब्बीर ने कहा कि आतंकियों से भाई की शहादत का बदला लूंगा। सबसे पहली बात तो यही है कि जैसे हमारे भाई ने अपने वतन की खातिर अपनी जान दे दी, अपनी रेजिमेंट का नाम ऊंचा किया और अपना नाम भी ऊंचा किया। जैसे उसने मतलब अच्छे अच्छे काम किए ऐसे हम भी करेंगे और जैसे उसने अपनी जान दे दी वैसे हम भी अपनी जान देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपने भाई का जो बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं भर्ती हुआ, तो पंजाब रेजिमेंट का नाम भी रोशन करूंगा और अपने भाई का भी और ऊंचा करूंगा। तो मैं जो पंजाब रेजिमेंट है इसमें इसलिए आया हूँ ताकि हमारे जो जम्मू कश्मीर में इतने मिलिटेंसी हैं उनको खत्म करने के लिए और अपने भाई का बदला लेने के लिए। आसान नहीं होता एक बेटे को खोने के बाद दूसरे बेटे को जंग के मैदान में भेजना, मगर मोहम्मद हनीफ की रगों में बहता खून और सीने में धड़कता दिल दोनों सिर्फ देश के लिए। चौड़ा भी हो रहा है लेकिन सीने का कोई दरवाजा नहीं जो खोल के मैं आपको दिखा भी सकूं जो अंदर कितनी जख्म लगे हैं, वो आपको उसका दरवाजा कोई नहीं। अगर वो दरवाजा खोल के आप देखें तो मेरा ख्याल है ये इलाका छोड़कर तो नहीं भाग जाए। लेकिन मैं फिर भी नहीं, मैं आज भी मेरा ये दिल कहता है कि मैं उस दुश्मन से जिन्होंने मेरे बेटे को मैं उनसे खुद लड़ूं और उसका बदला लूं। यकीन मानिए जिस दिन कश्मीर से बलिदान और देशभक्ति का ऐसा जज्बा हर घर में नजर आएगा, उसी दिन आतंकियों की हार हो जाएगी। कोई दुश्मन आंख उठाने की जुर्रत नहीं कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजय जांडियाल, श्रीनगर, इंडिया न्यूज। आम्रपाली प्रोजेक्ट में घर खरीदने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आई है। कोर्ट ने आम्रपाली के मालिकों पर शिकंजा कसते हुए सरकारी कंपनी एनबीसीसी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को घर बनाने का आदेश दे दिया है, जिससे करीब 42,000 फ्लैट बायर्स को राहत मिलनी तय है। और इस बीच आम्रपाली के डायरेक्टर की संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी दिए गए हैं और साथ ही ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की जांच करने के लिए भी कह दिया गया है। आम्रपाली बायर्स के अच्छे दिन आ गए। सुप्रीम कोर्ट का खुशी देने वाला फैसला। अब 42,000 लोगों को मिलेगा सपनों का घर। जिस घड़ी का इंतजार था वो पल आ ही गया। कई सालों से आम्रपाली के बायर्स घर मिलने की आस में थे,
लेकिन आम्रपाली डायरेक्टर के फ्रॉड की वजह से ये उम्मीद टूटती दिख रही थी। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपने सख्त तेवर दिखाए, तब से उम्मीद जगनी शुरू हो गई। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जिससे बायर्स में काफी खुशी है, क्योंकि अब घर मिलने की तारीख नजदीक आने लगी है। आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हमारे साथ फ्लैट खरीदार हैं जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट में और आखिरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को कहा है कि जितने भी लंबित प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन 42,000 प्रोजेक्ट्स हैं, उनका काम वो पूरा करेगी। देखिए सर, आज तो निश्चित तौर पे 2 साल की लंबी लड़ाई है और जाके आज कुछ राहत हमें जरूर मिला है, लेकिन कुछ सवाल भी है कि पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि जितने पैसे बायर्स का बकाया, क्या उस पैसे में हमारी फ्लैट बन जाएगा। उसके अलावा इसमें ये भी बताया गया जो प्रॉपर्टी है उसे बेचकर प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। क्या उस प्रॉपर्टी को बेचने में कितना टाइम लगेगा, समय सीमा क्या होगी, कुछ चीजों पर क्लियरिटी चाहिए। लेकिन एक बड़ी राहत यहाँ पर निश्चित तौर पे एक बड़ी राहत है कि आम्रपाली को इससे डिसअटैच कर दिया, आम्रपाली के लीज डीड कैंसिल कर दिया गया। जो हम लोग शुरुआत से मांग कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा ये नेक्सस है जिसमें बिल्डर्स, बैंक और अथॉरिटी सम्मिलित है, ये हमारी बात को आज माना गया। अब आपको जरा तफसील से बताते हैं, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनी आम्रपाली पर कैसे शिकंजा कसा और कैसे लोगों के घर मिलने का रास्ता साफ किया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, आम्रपाली ने सीरियस फ्रॉड किया, बड़ी रकम इधर से उधर की गई, फेमा के नियमों का उल्लंघन किया, विदेशी कंपनियों तक पैसा पहुंचाया, ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी की इस मामले में लापरवाही बताई, घर खरीदारों से जमा रकम की हेराफेरी की, फॉरेंसिक ऑडिट में भी कई खुलासे हुए हैं। अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले की जांच कर हर 3 महीने में कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करे। लीज डीड की अवहेलना की गई, इसीलिए सारी लीज डीड रद्द की जाती है। आम्रपाली का रेरा रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया गया। फॉरेंसिक ऑडिट में भी घर खरीदारों की खून पसीने की कमाई में फ्रॉड की पुष्टि हुई है। फेमा के तहत भी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। सर, एनबीसीसी को कहा है पूरा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर पैसा आएगा कहाँ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हर समस्या का समाधान आज किया है। जैसा आप जानते हैं, ये आज का जो आदेश है, फाइनल ऑर्डर, जो 150 पेज से ऊपर है, उसके अंदर दोनों जजेस ने बहुत सारी एरिया कवर किए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि आज का आदेश सिर्फ सीमित रहेगा आम्रपाली के होम बायर के प्रति। इन्होंने कहा ये फैसला जितने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रोजेक्ट है, ये बाकी प्रोजेक्ट भारत में सब पर लागू होगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है, दूसरी तरफ घर खरीदारों को जल्द घर दिलवाने का भी इंतजाम किया है। इसके तहत एनबीसीसी को घर बनाने का निर्देश दिया गया। घर बनाने पर एनबीसीसी को 8% कमीशन मिलेगा। कमीशन खाली इन्वेंट्री और आम्रपाली की दूसरी संपत्ति बेचकर मिलेगा। 6 महीने के भीतर लगभग पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स के घर बनाने का निर्देश दिया गया। खरीदारों को घर के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा। घर बनाने के लिए इंतजाम बकाया पैसे और आम्रपाली ग्रुप की संपत्ति बेचकर होगा। एनबीसीसी को 6 महीने के अंदर लगभग पूरे हो चुके फ्लैट्स बनाने होंगे। बाकी बचे फ्लैट पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में डेडलाइन तय करेगा। ये फैसला जो है ना कि केवल आम्रपाली बायर्स के लिए ही नहीं था, था बाकी जितने भी नोएडा एक्सटेंशन या जितने भी इंडिया में जितने भी मतलब भारतवर्ष में जितने भी प्रोजेक्ट फंसे पड़े हैं, उनके लिए एक मिसाल था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज ऐतिहासिक फैसला है और जिसका हम आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। और उन लाखों फ्लैट बायर के लिए खुशखबरी है, उन लाखों फ्लैट बायर के लिए दिवाली है आज, जो 10 साल से घर की राह देख रहे थे, अपने घर का सपना सजोया था, अपने घर नहीं जा पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का आम्रपाली पर आया फैसला एक नजीर है उन धोखेबाज बिल्डरों के लिए जो आम आदमी के खून पसीने की कमाई को चूस डालते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र राज्य घर की राह देख रहे थे, अपने घर का सपना सजोया था, अपने घर नहीं जा पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का आम्रपाली पर आया फैसला एक नजीर है उन धोखेबाज बिल्डरों के लिए जो आम आदमी के खून पसीने की कमाई को चूस डालते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार के मंत्रालय और अथॉरिटी से जुड़े अधिकारियों को अपने यहाँ अधूरे प्रोजेक्ट्स की जानकारी देने और घर खरीदारों को ऐसे फ्रॉड से बचाने के लिए कानूनी इंतजाम करने का भी निर्देश दिया है, जिससे आगे कोई आम्रपाली बनकर अरबों का गबन न कर पाए। और खबर की खबर यह है कि एक महिला सालों पहले रहस्यमय स्थितियों में उसकी मौत हो गई। पुलिस की डायरी में उसके मर्डर की कहानी लिखी भी जा चुकी थी। महिला के मर्डर का आरोप उसके ससुराल वालों पर था। चूंकि पुलिस को महिला की लाश मिल गई थी, लिहाजा उसके ससुराल वालों को 10 साल के जेल की सजा हो गई। लेकिन 14 साल बाद अब वो महिला जिंदा मिल गई है ना? चौंका देने वाली कहानी। उस महिला ने मौत की झूठी साजिश रची और इसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हैं।
भीखी मिली थी लाश, अब वो मिली जिंदा। प्रेमी को पाने के लिए बीवी की खतरनाक साजिश। मर्डर के 14 साल बाद जाग उठा मुर्दा। लव, साजिश और डेंजरस इश्क। भीखीबेन ठाकुर नाम की एक महिला ने खौफनाक साजिश की स्क्रिप्ट 14 साल पहले लिखी थी। स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसकी मौत की झूठी कहानी की। साजिश के किरदार थे भीखी और उसका प्रेमी। दरअसल आज से 14 साल पहले भीखी की शादी हुई थी। ससुराल में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रोज वो अपने घर में मुर्दा मिली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो सामने आई दहेज उत्पीड़न में आत्मदाह की कहानी। पुलिस में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक भीखी ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ उसके ससुराल वालों पर। चूंकि पुलिस को भीखी की लाश मिली थी, लिहाजा पुलिस ने फौरन भीखी के ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने ससुराल वालों को 10 साल कैद की सजा सुनाई। यहाँ तक तो कहानी सामान्य थी, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वो भीखी जिंदा मिली, वो भी एक दूसरे शख्स के साथ। भीखी के जिंदा मिलने के साथ ही कई सवाल जिंदा होने लगे। मसला, अगर महिला जिंदा थी तो जिस महिला की लाश मिली वो कौन थी? भीखी के साथ रहने वाला शख्स कौन था? दरअसल भीखी ठाकुर ने अपनी मौत की झूठी साजिश रची, क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और इसके लिए दोनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। और प्लान के तहत उन्होंने एक मानसिक रूप से बीमार महिला का कत्ल किया और उसकी पहचान छुपाने के लिए उसे जला दिया, ताकि कत्ल का पूरा इल्जाम ससुराल वालों के ऊपर आए। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, मतलब एक मर्डर तो हुआ, लेकिन लाश उस भीखी की नहीं बल्कि इलाके में घूमने वाली एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की थी। भीखी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले तो उस महिला का मर्डर किया, फिर उसको जला दिया ताकि शव की पहचान न हो सके। फिर इसके बाद शातिर भीखी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई और मर्डर का इल्जाम आया भीखी के ससुराल वालों पर। यानी जो भीखी और उसके प्रेमी ने प्लान बनाया था ठीक वैसा ही हुआ। भीखी की मौत भी हो गई, ससुराल वालों को जेल भी हो गई और भीखी ठाकुर उसका प्रेमी भी मिल गया। आज से करीबन 2 महीने पहले एलसीबी पालनपुर टीम द्वारा एक 20 लाख घरफोड़ चोरी के आरोपी को पकड़ने में आया था और ये जो 20 लाख की चोरी का आरोपी था, इसकी पूछताछ करते हुए एलसीबी टीम को पता चला कि इसने पहले भी कुछ गुनाह कर रखे हैं। आगे की तफ्तीश करते हुए पुलिस को ध्यान में आया कि ये अपनी हाल में बीवी के साथ मेहसाना रहता है। पुलिस ने और तफ्तीश करी और पूछपरछ करने के बाद पता चला कि इसकी बीवी एक हाल में एक गलत नाम, खोटा नाम धारण करके मेहसाना में रह रही है, जिसका असली नाम कुछ और था और 2005 में उसके मर जाने के कारण 306 का गुना, 498 306 का गुना उसके ससुराल के लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा दाखिल करने में आया था। साजिश की एक खौफनाक कहानी गुजरात के पाटन जिले की है। यहाँ भीखीबेन ठाकुर नाम की एक महिला ने शादी के बाद अपने प्रेमी को पाने के लिए खुद के मर्डर की झूठी साजिश रची थी, लेकिन उस कहानी का 14 साल बाद पर्दाफाश हो गया। आरोपी महिला भीखी ठाकुर की साजिश का पर्दाफाश होने की बेहद दिलचस्प कहानी है। दरअसल भीखी अपने जिस प्रेमी के साथ रहती थी उस पर 10 लाख की लूट का आरोप था और जब पुलिस आरोपी की तलाश करते करते भीखी और उसके प्रेमी के घर पहुंची, तब इन दोनों के प्लान का पर्दाफाश हुआ। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी भीखी अपने ससुराल से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर पिछले 14 सालों से अपनी पहचान छुपा कर रह रही थी। उधर वो अपनी जिंदगी आराम से काट रही थी और इधर उसके ससुराल वाले 10 साल तक जेल में रहे। अब जब सालों बाद परिजन जेल से रिहा हुए तो उनके चेहरे पर खुशी तो जरूर है, लेकिन जो जिंदगी जेल में कटी उसके लिए अब वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। प्रकाश भाई मेरे अंकल था, उनका बेटा था और उनकी शादी कांकरेज तालुका खीमाड़ा में हुई थी
5-6 साल के बाद यहाँ आई गई, उसके पियर रहती थी अवारनवार वो, और एक दिन रात को उसको अचानक घर से गायब हो गई। और बाजू में हमारे खेत है, वो खेत के बाजू में रात को हम ढूंढने गए तो वहाँ जलता हुआ कुछ देखा, और उसका जात निरीक्षण करने के बाद पता चला कि ये तो भिखी है। और उनके बाद अभी जो हमें पता चला कि वो भिखी जीवित है, तो हम सब आश्चर्य में चकित हो गए कि 14 साल के बाद ये कैसे हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भिखी और उसके प्रेमी को मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके बाद ही 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो भिखी और उसके प्रेमी की मदद कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से एक पत्नी ने साजिश रची थी, उसकी कहानी सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गोलमाल के साथ खबर की शुरुआत हुई थी और आखिर में भी कुछ वैसा ही देखने को मिला। आज के लिए इतना ही।